हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो ग्रीष्म ऋतु तापमान, इससे पहले पढ़ा था हमने सर्दी ऋतु। अब पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु तापमान क्या, मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु कब होती है, तो ये आप देख सकते हैं अप्रैल मई व जून में उत्तरी स्पष्ट रूप से ग्रीष्म भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 सेल्सियस तक होता है। दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। मतलब सामान्य बात है, ये असामान्य नहीं है तो सामान्य ही होगी। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी परख नहीं होती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। तथा दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यह पेटी उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। वायुदाब और पवने, देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाई मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिमी में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिणी पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्वा पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अंत उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। यह अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और शुष्क व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार यह आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की वृद्धि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहितियां के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान अमर वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को अमर वर्षा कहते हैं, क्योंकि आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछारें, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं।
काल बैसाखी असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवने अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा ऋतु मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बार इसका असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्टॉप कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट जाता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो जाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। जो ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती है, उच्चावच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसून पवनें अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। तय ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनानिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मैंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ ये अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ये कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारत उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के स्थित शिखर पर स्थित मानसराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।
तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून के निवर्तन की ऋतु अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायु दाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायु दाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध से तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय दाबों के मार्ग से जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं और गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं आपदाओं और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। भारतीय परंपरागत के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तर और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। तो ये कैलेंडर दिए हुए हैं। ऋतु कौन सी हैं? भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो ये है कि जो एक अंग्रेजी कैलेंडर होता है, एक जो देसी कैलेंडर होता है उसके अनुसार बसंत, तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र और बैसाख, ग्रेगोरियन के अनुसार मार्च अप्रैल में आती है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ में, उसके अनुसार मई जून में, वर्षा सावन भाद्र जुलाई अगस्त, सर्द आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर, हेमंत मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर, शिशिर माघ फागुन जनवरी फरवरी। वर्षा का वितरण भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। मानसून वह दूरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर
यथेष्ट गर्मी रहती है जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीय देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी के फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। भूमंडलीय तापमान, आप जानते हैं कि आप परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय ताप प्रवाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापमान के लिए बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापमान की चर्चा करते समय आपने हरित ग्रह प्रभाव के बारे में सुना होगा। विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानी और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 डिग्री सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसे कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होगा। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लेसन नंबर 4 क्लाइमेट कंप्लीट।